नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, जैसा कि आपने पढ़ लिया है कि बहुत सारे लोग मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं, आज मैं आपके साथ सारी बातें साझा करूंगा। एक बार साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2013 में एक लहर आई थी, अच्छे दिन आने वाले, और मुझे उस लहर पर बहुत विश्वास हुआ था और उस विश्वास को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी का प्रचार शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। हालांकि मैं कोई भाजपा का किसी पद पे आसीन नहीं, एक मोदी परिवार का सदस्य मैं जरूर बना हूं। बाकी मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में देने के लिए मैंने साथियों इतना प्रयास किया, क्योंकि मेरे जितने भी चाहने वाले, मुझे समझने वाले हर व्यक्ति को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पर्सनली फोन कर करके समझाया कि आप प्रचार करें। और अब कोई शख्स आया है जो हमारे देश को एक नई दिशा देगा, नई रफ्तार मिलेगी, और जितनी भी गुलामी की चीजें आज हमारे देश में है वो धीरे धीरे मिटेंगी। तो बहुत सारे साथियों ने, डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को माना और मेरी वीडियो उस समय बहुत वायरल होती थी। मैं पोस्ट डालता था, वो भी बहुत ज्यादा वायरल होती थी। 2014 में डियर फ्रेंड्स मोदी की सरकार आ जाती है। 2019 में भी फुल प्रचार प्रसार मैंने किया सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मैं जहां तक बता पाया, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मेरे चाहने वाले, मैं उन्हें सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स का नाम नहीं दूंगा, वो मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और 2019 में भी दमखम दिखाया। और जैसा कि साथियों मैं आपको बहुत बार बताता हूं कि मेरा जो जिंदगी का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं भी देश के लिए कुछ ना कुछ करूं। इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं राजनीति में आकर ही कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी बहुत सारी सेवा होती है, या एक अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो 2024 में फिर इलेक्शन होने थे, और जो कट्टर जो कांग्रेसी थे, यानी जिन लोगों में नेशनलिटी की कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना नहीं है राष्ट्रवाद की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, वो सारे के सारे डियर फ्रेंड्स मेरे दुश्मन बनते गए। और हमारा जो गांव है डियर फ्रेंड्स, आप जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हिसार मेरा जिला है। और जो मेरा गांव है खोखा, ये खोखा गांव सबसे पहले मैंने ही मेरे नाम के पीछे लगाया था। और 1997 से लेके और आज तक इस खोखा की जो पहचान बढ़ाने में, यानी कि 28 साल जो मेरे लगे हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए, नियर अबाउट 10 लाख तो मैं पैम्पलेट बांट चुका हूं सुखविंदर खोखा के नाम से। स्टूडेंट हेल्पलाइन कैंप लगाए हैं,
सारे मेरे पास प्रूफ है, सब कुछ है। गवर्नमेंट जॉब का मैं इंटरेस्टेड नहीं था, आज भी नहीं हूं। तो यहां पे जो डियर फ्रेंड्स हुड्डा है, हमारे गांव के जो हुड्डा है वो उन्हीं के गांव से आए हुए हैं जहां हरियाणा का जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ना था, और वो 10 साल पहले हरियाणा के ऊपर राज भी कर चुके हैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। एक्टर सुखबीर खोखा जी की कमेंट आई है, बहुत बहुत बधाई सर। और बधाई किस बात की, लोग जान तो मारने हो रहे। चलो, ये आपका कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि एक रूल होता है डियर फ्रेंड्स कि या तो व्यक्ति कुछ कर जाता है या फिर मर जाता है। अब एक घटना तो घटनी है, देखते हैं कौन सी घटना घटेगी। बाकी आप जैसे साथी साथ है तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या किस्मत में लिखा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन भी बहुत लंबा चला था। विदेशों से फंडिंग हो रही थी, बहुत कुछ किसान आंदोलन के नाम से बहुत देश के अंदर बहुत बाउंडर रचा गया था। लाल किले पर तिरंगे का भी किस तरीके से अपमान किया गया था। तो मैं तो सीधी सी बात कहता हूं कि वो किसान तो थे नहीं, कि जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, वो किसान नहीं हो सकते, कहीं से भी किसान नहीं हो सकते। जो व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वो किसान क्या, वो इस देश का मतलब नागरिक कहलाने के लायक भी नहीं है, और वो एक्चुअली में कुछ नहीं है। तो मैंने उन चीजों का डियर फ्रेंड्स बहुत विरोध किया, और उस किसान आंदोलन में हमारे गांव के कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। इन लोगों ने जिस समय जाट आरक्षण हरियाणा में हुआ था 2016 में, यानी कि लगभग हरियाणा जला दिया था। एक कमेंट आई है दैया साहब की, प्रेम दैया। तो जिस समय हरियाणा लगभग जला दिया था, भाई जब मैं लाइव होता हूं, दैया साहब चाहे कोई भी है, मैं जब लाइव होता हूं तो मैं लाइव होता हूं। मेरे लिए मेरा काम से बढ़कर कुछ अर्जेंट नहीं होता। पूरे हरियाणा को जब फूका जा रहा था तो हमारे गांव के कुछ लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। और आपने माइयड टोल टैक्स सुना होगा, क्योंकि बहुत मशहूर है। टोल टैक्स भी माइयड का, और माइयड में डियर फ्रेंड्स एक रेलवे स्टेशन है जहां पे उस समय जिस समय जाट आरक्षण चल रहा था तो रेल ट्रैक को जाम करना, वहां पर बैठ जाना। एक वहां कोई लड़के की डेथ भी हुई थी, लोग तो उसे शहीद का नाम देते हैं, बट ये शहीद थोड़ा ही होता है। शहीद तो डियर फ्रेंड्स, शहीद ऐसे नहीं होते।
शहीद का दर्जा तो बहुत बड़ा दर्जा होता है। जो इंडियन आर्मी में देश के लिए कुर्बान होता है, शहीद का दर्जा उन्हें मिलता है। अरे आज तक तो पैरामिलिट्री में जो शहीद होते हैं उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, बिकॉज यहाँ पे हमारे देश में जो रूल है आज भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रूल चल रहे हैं। तो उस समय भी मैं बोलता था, मैं देश में जो चीजें भी ऐसी होती हैं मैं बोलता हूं, और जब तक मैं जीऊंगा मैं बोलता रहूंगा। मैं ये एक और आंदोलन हुआ था, ये जो SC/ST एक्ट में गवर्नमेंट ने सुधार किया था, तो ये सारा जो बॉन्ड रचा गया था, मैं उस समय भी बोल रहा था, क्योंकि मैं पहली बात तो मैं जातिवाद के तो बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं इन चीजों को मानता ही नहीं। मैं तो जो सच है वो सच बोला करता हूं। लेकिन यहां पर मेरे गांव के लोग मेरे दुश्मन बनते गए। कुछ लोग, बाकी लगभग गांव मेरे साथ है, लेकिन वो साथ सिर्फ इतना है, घर घर तक। वो खुल के सामने नहीं आ सकते, बिकॉज दे आर इन प्रेशर ऑफ दीज पर्सन्स। ये इन लोगों के प्रेशर में जीते हैं, ये सामने खुल के नहीं बोल सकते। मेरी वीडियो के मेरे गांव का एक बंदे में हिम्मत नहीं पड़ती शेयर कर दे, इन मतलब एक्टर सुखबीर खोखा को छोड़कर। वो करता धड़ाधड़ शेयर करता है, और बिल्कुल गरीब घर से बिलोंग करता है, किसी से नहीं डरता। डरना क्या है? मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगती है, बट शेयर नहीं करते। पता नहीं भी मेरी वीडियो को शेयर करने पे क्या नौबत आ पड़ेगी, क्या पहाड़ टूट पड़ेंगे, या आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, या आपको लोग ये कह देंगे क्यों शेयर कर दी, क्यों शेयर कर दी बे? आप पूरी दुनिया की वीडियो को शेयर करते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करने से आपको कौन क्या कहेगा? लेकिन नहीं करते। मत करो। जहां तक वीडियो पहुंचनी है वहां तक ये वीडियो पहुंचेगी, क्योंकि जब तक ऊपर वाले का साथ रहता है ना, तो इतना आसान भी नहीं है कि कोई मर्डर कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना मैं डरपोक होता तो मैं इतना बोलता भी नहीं, और मैं आज बोलने नहीं लगा। मैं जब 18 वर्ष का था तब से मैं पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब करनी होती मैं कर लेता, आज भी कैपेबल हूं गवर्नमेंट जॉब के। लाख सवा लाख रुपए की नौकरी आज भी कर सकता हूं मैं। प्राइवेट सेक्टर में सरकारी सेक्टर से भी ज्यादा पैसा है। और जो साथी मुझसे काफी पुराने जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि ट्रांसलेशन के ऊपर एक इतनी जबरदस्त कमांड रखता हूं मैं, और आज ट्रांसलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो साथियों, एक अवसर मिलता है लोगों को। अवसर कैसे मिला कि 2017 में एक हमारे घर में ट्रेजेडी हो जाती है। मेरा छोटा भाई ऑडिट विभाग में है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल है उसका पूरा नाम, कैग बोलते हैं जिसे, जो डिपार्टमेंट CBI से भी ऊपर है। उसकी घरवाली ने सुसाइड कर लिया। 17 दिन हुए थे शादी को। टोटल कुल मिला के वो हमारे गांव में और ग्वालियर में 8 दिन रही है। 9 दिन वो अपने घर रही है। 8 दिन में
ये बताएं 8 दिन में कितनी प्रताड़ित कर दी, क्यों प्रताड़ित करेंगे, क्या कमी थी हमारे घर में कि उसे प्रताड़ित करेंगे। लेकिन झूठा मुकदमा फाइल हो गया और हमारे घर की, हमारे गांव की इतनी बेइज्जती सोशल मीडिया के ऊपर की गई, अखबारों के माध्यम से। हमारे गांव के एक बंदे ने भी उनके घर पे जाके ये नहीं कहा ये घटना नहीं घटी तो आप हमारे पूरे गांव को बदनाम क्यों कर रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं पड़ी, एक बंदे में भी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? मतलब जो घटना है ही नहीं और वो अखबारों में दे रही हैं। किसी ने ये नहीं कहा आप गलत कर रहे हैं। जब चालान जब प्रस्तुत हो जाता है डियर फ्रेंड्स, वो सबसे पहले जब डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी का पंचनामा किया जाता है। पंचनामा सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, तो पंचनामे में कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें कोई चोट नहीं। और इन लोगों ने हमारी इतनी बेइज्जती की कि मेरा पब्लिकेशन का काम बिल्कुल जीरो हो गया। नहीं, मेरा एक दिन की इनकम बताता हूं डियर फ्रेंड्स, एक दिन पर डे की इनकम मैं जितनी चाहता उतनी इनकम थी मेरी। 75 हजार रुपए की इनकम मेरी एक दिन की रही है। और मैं चाहता तो उससे भी ज्यादा कर सकता था, लेकिन उस घटना ने तबाह कर दिया। गांव के लोगों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि जलन कौन सी? यही राजनीतिक खुंदक। वे अब फंस गई है। डियर फ्रेंड्स, ग्वालियर के अंदर मुकदमा लड़ा और भाई को बाइज्जत बरी लेके आई। पूरा गांव आवाज दे रहा था सजा होगी। अरे गांव ने कम से कम ये सोचना था भी ये लोग इस तरीके से अखबारों में, फेसबुक पर ये लोग पूरे गांव की बदनामी कर रही है, उनको जाकर धमका नहीं सकते थे कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है भैया चोट, आप क्या लिखवा रहे हो अखबारों में? क्या उनके ऊपर केस नहीं बनता? और मैं करूंगा, मैं वो केस करूंगा, क्योंकि जिंदगी बर्बाद मेरी हुई है। फिर साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 स्कूल कॉलेज बंद हो गए। तो मैंने एक प्लान करी कि क्यों न जितने भी जो गरीब बच्चे हैं, जिनमें टैलेंट है, जो दबे कुचले हैं, उनको सोशल मीडिया पर सामने लेकर आए। और गिने चुने दिनों में डियर फ्रेंड्स, नियर अबाउट 50 कलाकारों को मैंने कामयाब कर दिया गिने चुने दिनों के अंदर। 20 से ज्यादा चैनलों के साथ मेरी पार्टनरशिप हो गई। लोगों को जलन हुई। एक लड़की हमारे साथ काम करती थी, वैसे तो बहुत सारी लड़कियों ने मेरे साथ काम किया है। उस लड़की को ट्रोल क्यों किया गया? बिकॉज शी वाज बोर्न इन ए डाउन ट्रोडन फैमिली। उसको ट्रोल सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो डाउन ट्रोडन यानी कि दबे कुचले परिवार में पैदा हुई थी। इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। एक सरफरा पुलिस वाला, एक झूठी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई जांच नहीं, कोई और नहीं, रात को 10 बजे लड़की को घर से उठाकर ले जाता है और मेरे गांव के लोग उस पुलिस वाले को बचवाते कि हमने शिकायत दी थी। मैं अब वो शिकायत निकलवाऊंगा और पूछूंगा गांव वालों से किसने दी थी ये शिकायत, बताओ। और अगर मैं इस मुकदमे में हार जाता हूं डियर फ्रेंड्स, तो ये अकेले मेरे की हार नहीं होगी,
आपको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति न्याय के लिए लड़ता है, सच को मैं मानता हूं कि सच को परेशान किया जा सकता है और सच परेशान हुई हमेशा, लेकिन अगर सच हार गई फिर आपका क्या होगा? जो दूसरे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी हमारे भी भाग्य खुलेंगे, हम भी कभी एक अच्छे स्टेज पर होंगे, हमारा भी एक अच्छा मान सम्मान होगा, क्या होने वाला फिर? डियर फ्रेंड्स, एक लड़की को एक पुलिस वाला सुरेंद्र एएसआई फ्रॉम कुंगड़ उठाता है, साथ में मेरे को गिरफ्तार करता है। फर्जी अरेस्ट मेमो है उसका, क्योंकि जब व्यक्ति को कहीं से गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पर जिनकी मौजूदगी में गिरफ्तार होता है, वहां कोई सरपंच है, मेंबर है, नंबरदार है या कोई भी समझदार व्यक्ति है, उसके सिग्नेचर करवाए जाते हैं। हमारे गांव वालों ने उसको बचाने के लिए क्या कह रखा है कि वो शिकायत हमने दी थी। मेरे पास महिला आयोग की रिपोर्ट है डियर फ्रेंड्स, अब भी मैं रखे बैठा हूं। महिला आयोग में कंप्लेंट की, मानव अधिकार आयोग में कंप्लेंट की, शेड्यूल कास्ट के लिए जो नेशनल कमीशन बना रखा वहां पे कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। झूठा मेरे ऊपर 182 का फर्जी मुकदमा बनाया, जिसकी तारीख जून में आने वाली है। एक हमारे गांव का नंबरदार जिसने मुझसे ये पूछा कितना नुकसान हुआ है, मैंने कहा हमारे YouTube पे हमारा जो कैरियर था आपने बर्बाद कर दिया। YouTube का कितना नुकसान बताऊं डियर फ्रेंड्स, YouTube से तो लोग मंथली करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज मेरे कम से कम 1000 चैनल होते। मैंने कहा मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप जितने भी लोग हैं वो सारे मिलके हमें 2 करोड़ रुपए दे दो। आपके लिए कोई 2 करोड़ रुपए ज्यादा भी नहीं है। क्या ज्यादा है, जिसमें 2 SP हैं, 3 DSP हैं, 2 ASI हैं, क्या ज्यादा है? और हमारे गांव के 17 लोग, एक भूपी गणगस फ्रॉम न्याणा जिसने मोबाइल देके पुलिस बुलाई, उसे बताओ हमारे गांव में से क्या लेना देना था। और कुछ लोग ढाणी पीर वाली गांव से बिलोंग करते, इतने लोगों को 2 करोड़ रुपए क्या ज्यादा थे? पहले मेरे से पूछा और मुझ पर फिर मानहानि का झूठा मुकदमा करवा दिया। जिसकी तारीख अप्रैल में आएगी। डियर फ्रेंड्स, अब मेरे पास ना ही तो केस लड़ने के लिए पैसा है, क्योंकि मेरी जो इनकम थी, जो मेरा इनकम सोर्स था, वो तो इन लोगों ने खत्म कर दिया। मेरा पूरा नेटवर्क इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जो मेरी रिस्पेक्ट थी समाज में पूरी बर्बाद करके रख दी। डियर फ्रेंड्स, जितने साथी नए सुन रहे हैं इस वीडियो, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, क्योंकि जो पुराने साथी हैं वो तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक बार बात रिफ्रेश हो जाएगी, ताजा हो जाएगी। हिंदुस्तान के 20 स्टेट में मैं घूमा हूं।
9 स्टेट में मैंने क्लासेस ली है बच्चों की। और दिल्ली का जो मुखर्जी नगर बहुत मशहूर होता था, वहां पे क्लासेस ली भी है और क्लासेस दी भी है। लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं थी। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया से आज की डेट में फेमस है तो आप उसे ये मत समझें कि वो तो बहुत बड़ा है। वो एक लक होता है, किसी की वीडियो वायरल हो गई, लेकिन धरातल के ऊपर संघर्ष करना, वहां पता लगता है। जो व्यक्ति धरातल के ऊपर संघर्ष करता है, कहीं पर चिमनी भट्टे हैं, वहां पर 50-40 परिवार रहते हैं जो कि वहां पे ईंट बनाने का, ईंट निकालने का काम करते हैं। उनके बच्चों को यह नहीं पता होता स्कूल होते हैं या नहीं होते। उनके पास पंखे नहीं होते डियर फ्रेंड्स, उनके पास लाइट नहीं होती। आजकल तो हो सकता है कि सोलर प्लेट कोई ले भी रहा हो, उस समय कुछ नहीं था, मच्छर लड़ते थे। लेकिन मैं पढ़ाता था, रात में वहां सोता था, और वो मेरी पूरी की पूरी 25 साल की तपस्या इन लोगों ने खत्म कर दी। पैसा मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने पैसा नहीं कमाया, सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहा हूं। किसी गरीब से 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से। 3 मैंने स्कूल चलाए हैं, किसी का फीस के अभाव में नाम नहीं काटा, किसी को फीस लेने के लिए घर नहीं भेजा, और किसी पेरेंट्स ने यह कह दिया कि आपके स्कूल की फीस कितनी। मैंने कहा जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी आप दे सकते हैं, उतनी फीस दे देना। उस व्यक्ति का इन लोगों ने कितना चरित्र हनन किया है। अब 2 एसपी खिलाफ है, हो सकता है एसपी पता नहीं कौन से मुकदमे लगा दे। बट डियर फ्रेंड्स, आज सोशल मीडिया का जमाना है। अब सोशल मीडिया का जमाना है। ये नहीं कि पहले जैसे छुपा देते थे बातों को, अब छुप जाएगी। ठीक है, मान लिया कि मेरा मर्डर हो गया, तो मेरा मर्डर इतना हल्के फुल्के में नहीं होगा कि बात को आप रफा दफा कर देंगे। वो मर्डर नहीं होगा। समझ में नहीं आएगा फिर आपको भी, आपने कहां पंगा ले लिया। तो साथियों, हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ 2024 में, मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। और हुड्डा के गांव से ही ये जिन लोगों ने पंगा किया वो इन्हीं के गांव के हैं, और बहुत अच्छा रिलेशन है। तो उधर से भी बातें आ रही। क्यों? क्योंकि मैं कोई आम व्यक्ति तो हूं नहीं कि मेरी आवाज कहीं जाती नहीं है। मुझे तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। मैं ये भी नहीं कि मैं सिर्फ मेरे फेसबुक पे बोलता हूं। मैं पहले तो मैं ये कहता हूं कि नियर अबाउट 50 चैनलों पर बोला करता था। तो इन्हें भी लग रहा था कि ये व्यक्ति हुड्डा सरकार को नाकामयाब कर सकता है, और ये मेरा पर्पस भी था, ये मेरा पर्पस भी था, और आगे भी रहेगा। क्योंकि हमें सरकार ऐसी चाहिए जो हमारे धर्म की रक्षा करती हो। बहुत सारे लोग धर्म का नाम लेते ही चिढ़ जाते हैं। इन लोगों को यह नहीं पता, इन लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि दूसरे देशों में जो हमारे लोगों के साथ हुआ है,
अगर मोदी जी नहीं आते, ये तो शुक्र है कि मोदी जी आ गए, लेकिन लोग तो स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने स्वार्थ से मतलब रखते हैं। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स, हम हजारों साल गुलाम क्यों रहे हैं? कारण क्या है कि हम हजारों साल गुलाम रहे? देश हमारा था, और हम विश्व गुरु थे, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी हजारों साल की गुलामी का कारण क्या बना? यही तो बना है क्या कि हम अपने ही धर्म में एक दूसरे को नीचा दिखाने में बैठे रहे। ये आप मेरे से नीचे हो, वो मेरे से नीचा है। और फिर अपनी जातियों में भी कि हम आपसे बड़े जाट हैं, आप हमसे छोटे हैं। मैंने देखा है डियर फ्रेंड्स, ब्राह्मणों में भी यही है कि हम बड़े पुरोहित हैं, आप छोटे पुरोहित हैं। मैंने चमारों में भी देखा है कि हम बड़े चमार हैं, हम रविदास ये है, ये तो तुम और हो, तुम भांपी चमार हो, तुम फलाने चमार हो, तुम कुचिया चमार हो। हम इसीलिए इसी चीज का फायदा लोगों ने उठाया और हमें गुलाम रखा। मैं डियर फ्रेंड्स इतनी स्टडी करने के बाद भी, ये तो है नहीं कि मैं कोई इलिटरेट पर्सन आपके साथ या लाइव भोंक रहा हूं और आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मैं मेरे गांव का वेल एजुकेटेड, या मैं ये कह दूं कि मोस्ट वेल एजुकेटेड, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक्सपीरियंस कितना है डियर फ्रेंड्स? कंपेटिटिव एग्जाम का अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में तो कोई है ही नहीं जिसने मेरे इतना कंपेटिटिव एग्जाम में भाग लिया हो। और मैं शायद ये भी कह सकता हूं कि होगा नहीं भारत में भी, लेकिन हरियाणा की तो मैं गारंटी लेता हूं। इतना किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, इतने किसी ने बच्चे नहीं पढ़ाए। और डियर फ्रेंड्स, मैं कोई करोड़पति, अरबपति या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का तो बेटा हूं नहीं कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। हम तो बिल्कुल एक सामान्य से परिवार में पैदा हुए हैं। सामान्य भी नहीं है, एक गरीब परिवार, एक मजदूर परिवार में पैदा हुआ हूं। मेरे पास तो जब मैं सेवंत में था, मेरे पिताजी का बस में एक्सीडेंट हो गया था, चोट बहुत ज्यादा आई थी। उस समय मुझे तो 7वीं क्लास में किताबें भी बहुत लेट मिली थी। तो मैं तो वहां पैदा हुआ, लेकिन उस घर में पैदा होकर भी 5 लाख किताबें डोनेट कर दी, दान करी, 5 लाख बुक्स। ये मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मेरे पास कुछ न होते हुए भी मैंने वो किया, और हर व्यक्ति कर सकता है डियर फ्रेंड्स। कांग्रेस सरकार से नफरत का सिर्फ और सीधा सीधा, पहले देखो हमारे जो पूर्वज थे वो भी कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते थे, क्योंकि दूसरी पार्टी थी नहीं। सबसे जो पुरानी पार्टी है इस देश की वो तो कांग्रेस ही है। और हरियाणा में लगाओ या राजस्थान में लगाओ, उत्तर प्रदेश में लगाओ, बिहार में लगाओ, कहीं भी लगाओ, जितनी भी पार्टियां निकली है वो सारी कहां से निकली है? वो कांग्रेस पार्टी से ही निकली है। और वो विदेशों से नहीं आई, वो कांग्रेस पार्टी से ही निकली है। हरियाणा में एक, जैसे मान लिया कि जो ताऊ देवीलाल जी थे, वो पहले कहां थे? कांग्रेस में ही तो थे वो। फिर वो जनता दल में आए, जनता दल से फिर डियर फ्रेंड्स
वो लोकदल और फिर पता न इंडियन नेशनल और वो क्या क्या बनते गए, और पूरे देश में एक जातिगत राजनीति ही इन लोगों ने की है। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, अपना फायदा देखो, अपने लोगों को गवर्नमेंट जॉब में लगाओ, देश भाड़ में जाओ, यही तो चल रहा था। और एक बात मैं आपके साथ और साझा करना चाहूंगा कि पहले गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू भी नहीं थी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 1986 से पहले गवर्नमेंट जॉब की कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्योंकि सैलरी इतनी कम थी। सैलरी कम थी, लोग ये कहते थे इतने का तो हम यार खेत में काम कर लेंगे। जो मजदूर होता था वो कहता था इतने की तो मजदूरी कर लेंगे। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ भी देते थे, भाई कोई फायदा नहीं। और रही बात इसकी, जिसे हम फौजी कहते हैं, फौजियों को तो डियर फ्रेंड्स पकड़ पकड़ के लगाया करते, भाई फौज में चल, फौज में चल। और पेरेंट्स मना किया करते, फौज में कौन लगाओ भाई, फिर फौज में कौन भेजा इन्हें। ये हालात भी थे। अब धीरे धीरे हुआ क्या, वेतन आयोग लगते गए, सैलरी बढ़ती गई, उधर से जमीन घटती गई, क्योंकि जमीन तो रबड़ तो है नहीं कि ये बढ़ेगी, इसने तो घटना है। खेती बाड़ी का जिनका छोटा मतलब खेत है, उनकी तो कोई बचत निकलती नहीं खेत से। जो बड़ा खेत जैसे पंजाब है, भी पंजाब में मानते हैं, पंजाब में जिस व्यक्ति के पास 4-5 एकड़ जमीन है, उसे भी कोई गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी बढ़िया है, दो फसलें होती, दोनों ही फसल अच्छी होती वहां पे। एक किले का जो ठेके का रेट होता है वो 1-1 लाख रुपए है। 5 किले हैं तो 5 लाख रुपए घर बैठे आ गए। पहले नौकरी वालों की वैल्यू नहीं थी डियर फ्रेंड्स। और पहले लोग इतने राजनीति से भी नहीं जुड़े हुए थे, बस जो होता क्या था, खाप पंचायतें होती थी। मतलब कुछ लोगों को चौधर करने से मतलब होता था मतलब चौधर करने से। क्यों होता था? क्योंकि देश की आजादी से पहले, देश की आजादी से पहले अंग्रेजों का राज था। उस समय भी डिसीजन लगभग खाप पंचायतें ही लेती थी। कोई घटना घट गई तो पहले पंचायत, फिर वो कोई 12 गामा की खाप होया करती, कोई बड़े तो बड़ी, मैंने तो हरियाणा में 360 गामा की सुनी है, वो फैसला कर देते थे। बट टुडे एवरीथिंग हैज चेंज्ड। आज वो चीजें नहीं है। आज वो ना ही वो पंचायती, ना ही उनके कोई डिसीजन मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पहली बात तो पंचायती ही नहीं है। अब क्या अगला 21 साल का व्यक्ति सरपंच बन सकता है। रीता देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल की गहराइयों से। तो 21 साल का मतलब सरपंच बन जाता है। देखो, मैं मेरे प्रदेश की अगर बात बताता हूं आपको, और आपको सही लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। और महिलाएं भी सरपंच बनती है 21 साल की। और कई बार क्या होता है कि 21 साल की
लड़की की शादी होती है, क्योंकि 18 की वैसे कर देते हैं, लेकिन 20-21 साल की हो जाती है, आजकल 24-25 साल की भी हो जाती है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से। मान लिया कोई लड़की है, उसकी शादी हुई है, अभी अभी वो उस गांव की सरपंच बन गई। उस लड़की को उस गांव की गलियों का नहीं पता, उस लड़की को यह नहीं पता कि इस गांव के तालाब कहाँ है, इस गांव के कुएं कहाँ है, इस गांव के पंचायती जमीन कहाँ है, और वो बन गई सरपंच। कौन सा तुक बनता है कि वो अभी इस गांव में दुल्हन बन के आई है, उसने ये तक नहीं पता कि आपके परिवार में आपके जो जेठ हैं, ससुर हैं, वो कितने भाई हैं, इतनी भी नॉलेज है नहीं उसे, और वो पूरे गांव का की प्रधान बना दी। क्या कौन सा तुक बनता है ऐसे नियमों का? अरे जब हम डोमिसाइल बनवाते हैं, यानी कि रियासी प्रमाण पत्र, वो भी तब बनता है जब एक व्यक्ति को किसी जगह पर रहते हुए 15 साल हो गई हो। लेकिन सरपंच वो बन जाते हैं चाहे 15 दिन भी शादी को न हुए हो। कौन सा तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता। फिर क्वालिफिकेशन रख दी भाई पढ़े लिखे सरपंच, पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए, मैं ही मानू, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी सरपंच हैं, उन सरपंचा ने से हरियाणा सरकार की, या अगर कोई राजस्थान से सुन रहा है राजस्थान सरकार की, या भारत सरकार की, जब वे स्कीमा के नाम भी बता दे, मैं शकल कौन दिखाऊं? तो इसी पढ़ाई का फायदा की एक सर्टिफिकेट पढ़ाई थोड़ी कि ले भाई मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, मैं 10वीं पास हूं। उस सर्टिफिकेट का फायदा क्या? चाहे ग्रेजुएट हो, फायदा क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ जो घटना घट रही है फिलहाल एट प्रेजेंट, कि इस व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से या तो मरवा दिया जाए, या इसे जेल में यातनाएं दिलवाई जाए। और मेरी जो नौबत है, मेरी नौबत ये है डियर फ्रेंड्स, मेरे पास इनकम रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि मेरी जो इनकम थी वो सारी इनकम डियर फ्रेंड्स खत्म कर दी लोगों ने। एक वीडियो, एक झूठा फरमान जारी होता है रोगी खाप पंचायत के नाम से कि मास्टर सुखविंदर खोखा के साथ अगर कोई भी यूट्यूबर काम करेगा उसे चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ा जाएगा, हम किसी को यूट्यूब से पैसा नहीं कमाने देंगे। रोगी खाप पंचायत सुमेर डाटा से हमारी बात हो चुकी है, और इतने जोश में, और वो फरमान जारी करने वाला रिटायर्ड फौजी। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मेरे 400 वीडियोस यूट्यूब से डिलीट हुए मिले। 400 एपिसोड बनाने में मेरा कितना खर्चा लगा होगा, कितनी मैंने मेहनत की होगी, कितना मैंने दिमाग खपाया होगा। उन्हें तो 5 मिनट लगी बोलने में, और ऊपर से मुझे ही कह रहे कि मास्टर सुखविंदर खोखा हमें फंसा रहा है। राजनीतिक व्यू मेरा एक अलग है भी, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, किसी को अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगता तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि नहीं लगता तो इसको खत्म ही कर दो। ये तो नहीं होना चाहिए ना। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि मैं मोदी जी को पसंद क्यों करता हूं। क्योंकि पहली बात, मैं पसंद इसलिए करता हूं कि वो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है, वो अपने फैमिली के लिए नहीं कर रहा है।
और कोई लिख दो कि वो अपने फैमिली के लिए कर रहा है, या उसने अपने फैमिली में या अपने रिश्तेदारों में कोई एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाए हो। वो चाहता तो बना भी देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा वो करता तो तीसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री नहीं बनते, 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बनते, वो कभी एमएलए नहीं रहे। एमएलए बने तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने, सांसद बने तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। तो उनमें कुछ तो है। हमारी गाली बकने से उनकी शक्ति खत्म थोड़ी होगी कि उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। उन्होंने लोगों की इतनी गालियां सुनी है, और एक नॉर्मल से परिवार में पैदा होके। डियर फ्रेंड्स, हमारी समस्या क्या है? सबसे बड़ी जो हमारी समस्या ये है कि हम कास्टिज्म को के हिसाब से बड़ा छोटा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि पढ़े लिखे लोग जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ये मेरा मानना है। वो खत्म करने की बजाय उसे प्रमोट कर रहे हैं। एक जाति के हिसाब से वर्ण बना रहे हैं, जाति के हिसाब से वर्ण। जबकि पहले जो हमारा जो, जैसे लोगों ने मनुस्मृति के बारे में बहुत कुछ कहा, मनुस्मृति में वर्ण थे ओनली, लेकिन उसमें सवर्ण तो नहीं था। ये कहां से आया वर्ड? सवर्ण वर्ड था ही नहीं, उसमें दलित वर्ड था ही नहीं। ये कहां से निकल आया? कहने का मतलब कि हम फिर 2 पार्टों में तो हम खुद ही फटे पड़े हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मनुस्मृति में तो ऐसा नहीं है। हाँ, जो मनुस्मृति मैक्स मुलर ने जो लिखी, मतलब जिस जो ओरिजिनल जो मनुस्मृति थी, जिसका डिस्टोर्टेड वर्जन मैक्स मुलर ने तैयार करवाया, उसमें जरूर जातियां भी घुसेड़ी, उसमें ऊंच नीच भी घुसेड़ी। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का जो था उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं कि भाई ये सवर्ण है, ये या फिर ये निम्न वर्ण है, ये नीचा वर्ण है। कोई बता दो हो तो। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग बड़े गर्व से ये चीजें चला रही हैं, जबकि इन चीजों को खत्म करना चाहिए। हमारे जैसे, मैं एक चीज मानता हूं कि जो पहले की जो व्यवस्था थी डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था थी। जातियां बढ़ती गई, जातियां भी इतनी बनी देश में कि लगभग 3.5 पौने 4 हजार जातियां तो अंग्रेजों के समय में उन्होंने गिन ली थी। अब वो जातियां सारी की सारी जातियां कर्म के आधार पे नहीं बनी, पहली बात, क्योंकि इतने कर्म नहीं थे। उन जातियों के पीछे और भी कारण रहे हैं, और जितने गोत्र हैं उन गोत्रों के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि गोत्र कैसे बने। और जाति से पहले तो गोत्र बने हैं। ये और बता देता हूं अगर किसी साथी को नहीं पता हो तो, जाति से पहले गोत्र बने हैं। यही कारण है कि एक गोत्र, आपका जो भी गोत्र है, वो उसी गोत्र के व्यक्ति दूसरी कास्ट में मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे, 100%। ऐसा हो नहीं सकता नहीं मिलेंगे। तो यहां ये बात मतलब ये प्रमाणित हो जाती है कि पहले क्या बना? गोत्र। अब गोत्र से फिर वो जातियां कैसे, मान लिया कि पहले व्यक्ति
घूमते फिरते रहते थे, कबीलों में रहते थे। कोई 5 आदमी कहीं ठहर गए, कहीं बस गए। शिकार का भी जमाना रहा है, शिकार भी किया है। शिकार के बाद फिर खेती बाड़ी का जमाना आया, बसते रहे। तो मान लिया कि कोई खेती कर रहा है। अब सारे व्यक्ति तो खेती नहीं कर सकते, और सारे व्यक्ति अगर खेती करेंगे तो खेती होगी भी नहीं। क्यों? भी हो सकता है किसी ने ऐसी कला खोज ली हो, भाई बर्तन बना दिया किसी ने मिट्टी का, भाई ये क्या भाई पानी का बर्तन बना दिया, भाई मिट्टी का पानी का बर्तन बना दिया, तो भाई कुम्हार हो गया। क्यों? कुंभ गढ़ा और कुंभ से कुम्हार कर दिया। ठीक है, मान लिया ये कास्ट बन गई। अब क्या हुआ कि अब जो खेती कर रहा है उसे भी तो पानी के बर्तन की जरूरत है। तो बार्टर सिस्टम था। किसी में ये कला आ गई, कपड़ा कैसे भी कपड़े, पहले पत्ते लपेटते थे, केले के पत्ते लपेटते थे, धीरे धीरे फाइबर यानी रेशा आया, उससे कपड़े बनाए, फिर वो खेती बाड़ी होने लगी। फिर ऊन का पता चला, ये जो पशु है इनका ऊन है, इससे ऊनी वस्त्र बना लो, ये कर लो, ये ठंड में ये हो जाएगा। धीरे धीरे ये एकदम विकास नहीं हुआ है कि एकदम हो गया। और हर कास्ट का इंपॉर्टेंस रहा है, तो उसमें छोटी बड़ी का तो कोई मैटर नहीं करता ना। कि अगर आपने किसी चमार को छोटा समझ लिया और ये मान लिया भी चमार छोटा है और जाट बड़ा है, जाट खेती करें, तो जाट अगर खेती करता है तो डियर फ्रेंड्स, वो जो चमड़े की जूती पहनता है, जो घोड़े की लगाम होती थी, जो घोड़े की काठी होती थी, वो भी तो चमड़े की होती थी। हर व्यक्ति का इंपॉर्टेंस रहा है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं था। लेकिन आदमी हो या चाहे डियर फ्रेंड्स, ये पशुओं में भी होता है। मैं सिर्फ आदमी में नहीं कहता, ऐसा पशुओं में भी होता है। मान लिया एक गली में 10 कुत्ते रहते हैं, तो एक कुत्ता उनका सरदार मिलेगा। जिस कुत्ते में ज्यादा ताकत होगी, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं जब रोटियां डालता हूं कुत्तों के सामने, तो क्या होता है, एक कुत्ता तो ऐसा, जिस समय वो कुत्ता आ जाएगा तो दूसरे कुत्ते सारे भाग जाते हैं। इट मीन्स कि वो उससे डर रहे हैं। हालांकि बताओ उस कुत्ते का क्या यहाँ कोई प्लाट कट रहा है। इनमें भी होता है, ऐसा ही आदमियों में होता है। मेरी चौधर हो, मेरी चौधर हो, और उस चौधर का चक्कर में चले गए जो गोत्र। अच्छा, अब मान लिया किसी ने भाई शेर मार दिया, कोई 20-30 आदमी रवे हैं एक जगह पे और शेर मार दिया, भाई मनो सिंह मार दिया, भाई सिंह मारू, मैं तो सिंह मारू, एक गोत्र बन गया, सिंह मार, एक गोत्र पैदा हो गया। तो अब हम जो हमारी पहचान जो बनावांगे, वो तकड़ा आदमी की पहचान बनावांगे। दूसरा पूछा किसका, भाई मैं तो सिंह मारा गया, सिंह मारा गया, शेर है भाई, मारा तो शेर मार रखा है, गोत्र बन गया। अब वही सीमार, जो सीमार है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां कोई कास्ट मायने नहीं रखती। अब ये जरूरी नहीं भाई 30 है, 30 आदमियों का मान लिया कोई ग्रुप रहने लग रहा कहीं पे, तो वे 30 के 30 वहीं रहेंगे, एक ही काम करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। एक उनमें बाहर चला गया, वहां पे कोई 5-10 आदमी बैठे हैं, अपना ठिकाना बनाए बैठे वो, तो कौन हो भाई, मैं तो सी मारू। अच्छा, वो उसका चमड़ा काम लग जी करने, फिर उसकी जो पैदाइश चाल लेंगे, उसकी औलाद वो रही तो सी मार, लेकिन वहां पे फिर उसका वो जो कास्ट वाला जो सिस्टम वो चेंज हो गया। यानी कि निकले तो सारे एक ही जगह से है,
लेकिन वो कास्टें बदलती गई, लेकिन गोत्र नहीं बदला। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, हमारे देश में धर्मांतरण हुआ, कन्वर्जन हुआ धर्म का। कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई जैन बना, कोई बौद्ध बना, कुछ भी बना हो, लेकिन उनके गोत्र पूछ के देख लेना, उनके गोत्र वही है। धर्म बदल लिया हुआ, गोत्र वही है। तो धर्म बदला जा सकता है, कास्ट भी बदली जा सकती है, गोत्र हमारी पूर्वजों की पहचान है। तो बहुत सारे साथी जो अपने आप को भाई कास्ट से जोड़ते हैं, मुझे तो वो अच्छे लगते नहीं। बेशक आपको लगते हो, आप अपने आप को गोत्र से जोड़े रखें, क्योंकि गोत्र हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी एक पहचान आई है कि हम उस वंश से निकल के आए हैं, उस कास्ट से निकल के आए हैं। अब हो सकता है कि मेरा पूर्वज पहले कोई वणिया हो सकता है जाट हो सकता है ब्राह्मण हो। अब फॉर एग्जाम्पल गौतम है, गौतम ऋषि के जितने गौतम बहुत एक विस्तृत गोत्र है, लेकिन गौतम तो आपको दलितों में भी मिल जाएंगे। इसका मतलब वो वहीं से निकल के आए हैं, लेकिन उन्होंने वो काम, वो पसंद नहीं आया, वो दूसरा काम करने लगे। और पहले कास्ट के हिसाब से शादी क्यों करते थे, इसका भी कारण यही था, क्योंकि जितनी कास्ट थी उनका क्या सिस्टम हुआ कि उनके अपने अपने तरीके बने, रहन सहन के, खान पान के, पूजा पद्धति के अपने अपने तरीके बन गए। भाई कोई मांस खाने लगा, कोई इतना मांस खाने लगा कि चाहे उसने कुछ भी मिल जाओ, ऐसी भी कास्ट है, चाहे कुछ मिल जाओ। तो कुछ कास्ट ऐसी थी वो उस चीज से नफरत करती थी, इसलिए वहां पे वो लड़की सेट नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने वैसा घर ढूंढना होता था जिनकी कल्चर वहां मैच करती हो, पूजा पद्धति मैच करती हो, खान पान मैच करता हो। आज तो सबका खान पान मैच कर रहा है, सभी का खान पान मैच करता है। बताओ किसका खान पान मैच नहीं करता। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, मैं जितने पढ़े लिखे साथी हैं उन्हें कहता हूं एक कि आप इस जातिवाद को खत्म करने का प्रयास करो, न कि बढ़ाने का। और मैं उस चक्कर में मेरे ही गांव के कुछ लोगों का इतना बड़ा दुश्मन बन गया हूं। महीने में 3-3, 4-4 तारीखें पड़ती हैं, इनकम 1 रुपए की भी नहीं है, क्या करूं मैं। बहुत बार तो डियर फ्रेंड्स, मेरे घर से कोर्ट नियर अबाउट 27 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता है, किराया नहीं होता मेरे पास। लेकिन एक विश्वास है कि ये जो समय मालिक ने दिया है, ये समय आपको कुछ सिखाएगा और आप चलते रहें, एंड यू विल विन वन डे। आप एक दिन जीत जाओगे, क्योंकि जीतने का एक सीधा सीधा फार्मूला बताता हूं आपको, जो व्यक्ति हार ही नहीं मानेगा उसने जीतना ही है, वो मर के भी जीत जाता है। और जितने, वही बात है, जब तक ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये जब तक साथ है ना, तब तक व्यक्ति मरता भी नहीं है। मेरे साथ ये घटनाएं काफी बार घटी हैं कि मर गई, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वे साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मेरा तो मोबाइल भी बस ऐसा हो रहा है कि बैटरी इसकी इतनी चलती नहीं है,
क्योंकि सारा का सारा दिन मैं इसी के ऊपर स्टडी करता हूं और पुराना फोन है, ना ही नया लेने का कोई अपना जुगाड़, क्योंकि किराया ही नहीं होता तो फोन तो भाई नया आवे ही करता था। बट एक दिन आएगा, वो दिन कदे आ जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि मास्टर सुखविंदर को इसको डिफेम कर दे, मतलब बदनाम कर दे। इस व्यक्ति को कर दो बदनाम, ताकि हुड्डा की सरकार बन जाए हरियाणा में। इनका मकसद सीधा सीधा यही था, और इनका कोई बड़ा मकसद लेके नहीं था। और ये कहते ना कि हरियाणा का कल्चर डुबो दिया मास्टर सुखविंदर खोखा ने। हरियाणा का कल्चर तो जो अजय हुड्डा है उसने डुबोया है सबसे पहले। अजय हुड्डा की शुरुआत है, हरियाणा की कल्चर को खत्म करने वाला अजय हुड्डा है। लेकिन बोले कौन? कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो भी सीएम के गांव का है। मैं तो ये जो हमारे गांव के, ये भी उसी गांव से है। मैं तो इन्हें भी बोलता हूं कि आप उसका मारो जाके लठ। सबसे पहले तो देला इसने उठाया है, एक फौजी होते हुए। और उसने सबसे पहली जो वेब सीरीज स्टार्ट की थी, लव गुरु स्टार्ट की थी। डियर फ्रेंड्स, लव गुरु क्या शिक्षा दे रहे थे वो? जो यंग जनरेशन है उसके लिए क्या शिक्षा थी लव गुरु में? उसको तो कहते नहीं। अगर कोई गरीब का बच्चा काम करने लग जाए तो उसने खत्म कर दिया कल्चर। डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग जाति के मतलब वो होते हैं कट्टर, कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ कट्टर होते हैं, और वही एक समाज के लिए कलंक होते हैं, स्टिग्मा होते हैं। जय भगवान सोडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कट्टर होते हैं, चाहे वो अपनी जाति का कट्टर हो, चाहे अपने धर्म का कट्टर हो, किसी भी चीज का कट्टर हो, स्टिग्मा है वो, कलंक है वो। कट्टर क्या होना है? मैं बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखा दूंगा जिन्हें 1 मिनट भी धर्म के ऊपर नहीं बोल सकते। 1 मिनट भी वो धर्म के ऊपर नहीं बोल सकते। उन्हें धर्म की डेफिनेशन क्या है वो जानते ही नहीं। स्टडी नहीं की कभी। और ऐसे कितने लोग होंगे? 99.99 इतने लोग हैं जो धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते कि धर्म होता क्या है। वैसे बना लेते हैं वर्ण है, बोला सवर्ण, हाँ वो निम्न वर्ग वर्ण है। इतने साधु महात्मा हुए, उन्होंने बताया कि आप नीच कर्म करते हैं तो आप नीच हैं, उच्च कर्म करते हैं तो आप उच्च हैं। तो इसमें कास्ट का तो कोई मैटर नहीं है। अगर कोई कास्ट के हिसाब से माने कि कोई बड़ी कास्ट में पैदा हो गया और वो काम कर रहा है बिल्कुल नीच, उसकी हरकतें बिल्कुल गंदी है, उसका चरित्र जीरो है, उसका खान पान है वो भी बिल्कुल गंदा है, उसका व्यवहार है वो भी गंदा है, तो क्या आप उसे सवर्ण मानेंगे? और जिसे
मैं नहीं कहता कि ये छोटे हैं बड़े हैं, क्योंकि मैं तो मानता नहीं। कोई मान लिया छोटी जाति में पैदा होके देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है, आप उसे नीच समझेंगे कि नीच है? मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, कहीं पर भी कह सकता हूं, हरियाणा में सबसे ज्यादा गरीब बच्चे पढ़ाने वाला मैं हूं। तो मैं कास्ट का गर्व थोड़ा ही करता हूं, मैंने किसी की कास्ट थोड़ी देखी है। एक बार हो गया था अरतिया के अंदर बवाल इसी बात का। मैं मना भी कर रहा था, मैंने कहा मैं नहीं आता भाई। बोला ना ही वो है अंबेडकर जयंती है, मैंने कहा मैं नहीं आता। मैं जहां जातिवाद फैलाया जाता मैं वहां नहीं जाता। मेरी बातें आपको पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि मैं जो सच है वो सच बोलता हूं, आपको समझ में आएगा नहीं। फिर कहने लगे नहीं अपना आना पड़ेगा। मैं चला गया डियर फ्रेंड्स, सुनने की बात है, और बात तो वैसे शेयर करने की भी है, लेकिन शेयर तो आपने बहुत कम लोग करे हैं। तो जब मेरी बारी आई तो जो मेरा परिचय करवाया स्टेट सेक्रेटरी ने कि हमारे बीच हिसार से, उनकी भाषा बोल रहा हूं मैं, हिसार से चल के आए हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को न, वह बैकवर्ड क्लासेज को फ्री पढ़ाते हैं। वो शख्स सुखविंदर खोखा जी स्टेज पर आए और अपने विचार रखे। मैं डियर फ्रेंड्स गया स्टेज के ऊपर। मेरा जो पहली बात मैंने कहा, पहली बात मेरा परिचय गलत करवाया गया है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ये कौन सी कास्ट का है मैंने इस बात से कोई लेना देना नहीं। और एक अध्यापक का कोई ये धर्म नहीं बनता कि वो कास्ट देखे। मैंने कहा मेरे लिए सभी बच्चे बराबर है, चाहे वो किसी भी समाज से आता है, मुझे नहीं उन चीजों में उलझना। इतनी देर में तो डियर फ्रेंड्स जो वे लीड लगी हुई थी वो जो एम्पलीफायर में, वो सारी निकाल के फेंक दी। और वहीं पे फिर एक मिडिल स्कूल का हेडमास्टर खड़ा हो जाता है, मेज के ऊपर मुक्का मारता है जोर से। बोले हम तो कास्ट के बलबूते पर बैठे हैं। मैंने कहा 500 रुपए की पर्ची कटवाने से आप अंबेडकर नहीं बन जाओगे। आप हेडमास्टर हैं? उन्होंने कहा हाँ। सैलरी कौन देता है? सरकार। उस समय 90,000 रुपये उनकी सैलरी थी, अब तो ज्यादा हो, 1,20 तक चला गया होगा। मैंने कहा सरकार सैलरी देती, कास्ट के बलबूते पे आप बैठे हैं। चलो आपकी बात को मैं बड़ी करता हूं, आपके स्कूल के एक बच्चे को ले आओ जिसको 20 तक पहाड़े याद हो। डियर फ्रेंड्स, उसी से मैं नीचे बैठ गया। एक बच्चा लेके आओ। उन सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? फिर अगर आप इसी बात पे आ गए तो कौन पढ़ता है सरकारी स्कूलों में? आप जितना जोर यहां लगाते हैं मेज के ऊपर मुक्का मारने पे, उन बच्चों के ऊपर काश ये ताकत लगा दो, तब मानूं मैं कि आप हाँ अंबेडकर को मानते हैं। आप लोगों ने तो ड्रामा बना रखा है, अंबेडकर जानती है कि पैसे इकट्ठे कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अरे जो अपनी ड्यूटी है वो इस ड्यूटी को करो ना। बाबा साहब अंबेडकर तो ट्रिपल टी का सिद्धांत लेके गए थे। एक बंदा भी ट्रिपल टी का सिद्धांत नहीं जानता डियर फ्रेंड्स, एक बंदा भी। मैं हजारों सभाओं में गया हूं, हजारों सभाओं में मैं जा चुका हूं, हजारों प्रधानों से मिल चुका हूं मैं। ट्रिपल टी का सिद्धांत नहीं पता बाबा साहब क्या देकर गए थे। फिर बोलते हम तो अंबेडकरवादी है।
घंटा अंबेडकरवादी हो तुम, जब उस व्यक्ति के द्वारा दिए हुए सिद्धांत आपको नहीं पता, जब आपने उनके बारे में पढ़ नहीं रखा, जब आप उनके बारे में जानते नहीं कुछ, हाँ तो कास्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं डियर फ्रेंड्स ये चीजें मैं धड़ाधड़ सीधी बोला करता हूं। मेरे उसने चाहे मेरे अपने लोग भी दुश्मन बने, चाहे दूसरे दुश्मन बनो, मुझे इन चीजों का कोई वो नहीं। मैं बोलता हूं सच, चाहे अच्छी लगो या ना लगो। रविदास जयंती आएगी, बराबर में अम्बेडकर का फोटो रख देंगे। फिर रविदास बताओ कौन, वो तो संत महात्मा थे। आप तो मतलब सीधा सीधा जाति को दिखा रहे हैं। और ये काम कौन कर रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं। रविदास जयंती आती है तो रविदास जी महाराज के गुरु कौन थे, उनके बारे में बताओ, कभी उनका फोटो रखो। कबीर जयंती आती है, कबीर जयंती पर उनके गुरु का फोटो रखो, वो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उनके गुरु कास्ट से ब्राह्मण थे। फिर उनके भाषण खत्म हो जाएंगे, उसे रख दे तो। करना दुष्प्रचार, समाज को तोड़ना। समाज को तोड़ने का काम करते हैं कौन? जो पढ़े लिखे लोग हैं, सच नहीं बताते। काश मैं ये कहता हूं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो सच बोलना शुरू कर दें। मैं ज्यादा समय नहीं कहता, 10 साल में हमारे देश का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन करते तो नहीं, लोग अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं बस। देश भाड़ में जाओ। कास्टिज्म का जहर बोल रहे हैं, जबकि कास्ट है ही नहीं। एक मनुस्मृति ने, जो मैक्स मुलर ने डिस्टोर्ट की थी, उस मनुस्मृति की दुहाई देते हैं। मनुस्मृति में ये युद्ध है, मनुस्मृति में योग है। अरे वो रियल मनुस्मृति नहीं है। ये अंग्रेजों ने इस समाज को तहस नहस करने के लिए ऐसा किया था। एक भी व्यक्ति, आप ये बता दो, आज हमारे देश में एक बाल श्रम कानून है, जो जानकार है उन्हें पता होगा। एक बार आप मेरे को ये बता दें कि बाल श्रम कानून अंग्रेज इस देश में क्यों लेके आए थे? नहीं बता सकते। और वो आज भी है। और लगभग सारे कानून ही अंग्रेजों के तो हैं। जो लोग कोर्टों में धक्के खा रहे हैं उन्हें पता है ना कौन से कानून है यहाँ पे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये देश पूर्ण तरीके से गांधी और नेहरू के उसमें था, शिकंजे में। काश बाबा साहब को ये कह देते कि बाबा साहब आप पढ़े लिखे हैं और आप इन्हें तो अंग्रेजों वालों को तो साइड लाइन कर दो और अपने हिसाब से लिखो आप। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्हें तो ड्राफ्टिंग के लिए बैठा दिया कि आपने ड्राफ्ट करने हैं। कानून यही है, लेकिन करने हैं ड्राफ्ट। कानून रखने हैं यही। फिर बाबा साहब क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इतना कर गए कि उस समय के हिसाब से भी उन्होंने महिलाओं के लिए एक संघर्ष करा, मजदूरों के लिए संघर्ष करा। उन्होंने कोई कास्ट के अगेंस्ट नहीं थे। अब महिलाएं तो सभी के थी, ये तो नहीं कि दलितों की ही महिलाएं थी, सभी थी।
मजदूर तो सभी हैं, ये थोड़ा ही कि दलित दलित मजदूर है। कौन मजदूर नहीं है? सारे के सारे तो मजदूर है। ऐसा कौन है जो ये लिख दे मैं मजदूर नहीं हूं? जो मजदूर नहीं है वो फेसबुक चलाते भी नहीं है, उन्हें समय ही नहीं है फेसबुक चलाने का। सारे के सारे टोटली मजदूर है। तो साथियों, अब देखते हैं कि मास्टर सुखविंदर खोखा देखो अकेला ये लड़ाई लड़ रहा है, पैसा नहीं है। देखते हैं भी कि कहां तक मेरी आवाज को आप पहुंचाएंगे। कौन व्यक्ति ये चाहता है कि मास्टर सुखविंदर खोखा की जीत होनी चाहिए, और जो सच है, सच को सच बोलने की हिम्मत मास्टर सुखविंदर खोखा रखता है। मैं कोई कास्ट विशेष के बारे में बात नहीं करता, चाहे किसी भी कास्ट में गलत है, मैं गलत ही बोलता हूं उसे। और लोगों ने जिस तरीके से मेरे चरित्र का हनन किया, डियर फ्रेंड्स, मेरे को आप एक बात बताएं, जो संत शिरोमणि, शिरोमणि की उपाधि ऐसे तो मिलती नहीं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, आप क्या सोचते हैं कि जब वो थे वो शादीशुदा थे और उनके साथ रहती थी मीराबाई, तो आप क्या सोचते हैं रविदास जी महाराज को इज्जत करते होंगे लोग? सोच के बताओ मेरे को, इज्जत करते होंगे? कितनी गालियां सुनी होगी, कितनी गालियां सुनी होगी। जो कबीरदास जी महाराज है, उन्होंने एक बच्ची को पाला, नवजात शिशु, नवजात शिशु। डियर फ्रेंड्स, रविदास जी महाराज हरिद्वार गए हुए थे, ठंड का समय था, अपने अनुयायियों के साथ थे, तो वहां पर एक जो लोई होती, लोई जैसे चादर होती है ओढ़ने की, उसे लोई बोलते हैं। तो एक लोई पड़ी दिखाई देती है रवि कबीरदास जी महाराज को। तो कबीरदास जी महाराज कहने लगा भाई उठा लो इसे, क्योंकि साधु संतों को तो कपड़ा ही चाहिए, भी किसी के काम आ जाएगी ठंड में ओढ़ने के लिए। तो उसके अनुयायी उस लोई को उठाकर लेके आए। लोई जब खोली तो उसके अंदर एक बच्ची थी, किसी ने फेंक रखी थी। तो देखा लड़की है भाई, तो अब कबीरदास जी क्या करे, अब उस लड़की का फेंक तो नहीं सकते, साथ में रखनी पड़ी, पालनी पड़ी। समय बीतता गया, लड़की बड़ी भी हुई, लड़की जवान भी हुई। लड़की के साथ फिर शादी कौन करे? किसी ने शादी नहीं की। कहने लगे तो साधु संतों में रहती है, इसका तो चरित्र पता नहीं कैसा होगा, ना इसकी कास्ट का पता है किसकी है, शादी नहीं हुई। लास्ट में उसी लड़की के साथ कबीरदास ने शादी करनी पड़ी। ये मैं कहानियां नहीं बता रहा आपको, भी लोगों के मैंने भाषण सुन के बता रहा हूं। मैंने हिंदी में मास्टर डिग्री कर रखी है और लिटरेचर पढ़ रखा है हिंदी का, हिंदी साहित्य में पढ़ा है मैंने ये, और 72% मार्क्स है मेरे हिंदी की मास्टर डिग्री में। ऐसे नहीं बोल रहा मैं। तो कबीरदास की इज्जत की होगी क्या लोगों ने? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 57 साल की उम्र में दूसरी शादी की, लोगों ने इज्जत की होगी, कितनी गाली सुनी होगी लोगों की। ये तो आदमी के मरने के बाद पता चलता है वो है क्या। पहले पता नहीं चलता। एक लड़की को जान से मारने की साजिश कर रखी थी, मैं उस लड़की को मेरे घर ले आया, और मेरी हिम्मत देखिए कि मैं डरता भागा नहीं। अकेला था मैं, मुझे डर नहीं लगा।
नहीं, मौत से किसे डर नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं भागा। लोगों ने कहा गलत है मास्टर, तो लड़की रखा है। अरे और कहाँ रखा है उसने? अगर किसी लड़की, कोई लड़की को मारने की साजिश कर रखी किसी ने, और आप उसे अपने घर ले आते हैं, अपने फैमिली में रखते हैं, तो गलत है, गलत कर दिया कुछ। लेकिन लोगों ने कितना ट्रोल किया, बहुत ज्यादा। मैं एक यूट्यूबर, मैं अकेला यूट्यूबर नहीं था, मैं गरीब बच्चों को यूट्यूबर बनाता था, अनपढ़ बच्चों को भी मैंने यूट्यूबर बनाया। एक लड़की तो झज्जर से थी डियर फ्रेंड्स, उसे हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, उसके भी मैंने 2 चैनल मोनेटाइज करवा के दिए विद इन 1 मंथ, एक ही महीने में। मैंने कहा, वो वीडियो थी, विधवा थी, मैंने कहा लोग नोच नोच के खा जाएंगे, अपना काम कर, 2 चैनल दे दिए, काम करो और अपने आराम से 30-40 हजार रुपए घर बैठे कमा सकते हो आप। कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? और ऐसे एक नहीं अनेकों हैं, कितने गिनाऊं मैं। लेकिन लोगों ने तो वही बात है ना, छवि खराब करने से मतलब, कोई मुद्दा बना के आदमी ने बर्बाद कर दो बस। लेकिन सच्चाई कुछ समय के बाद ऊपर ही आनी होती है, बिकॉज गोल्ड इज नेवर जंट। सोने को आप चाहे 1000 साल कीचड़ में डाले रखो, जब निकालोगे उसे जंग नहीं लगा मिलेगा। ये नहीं कि वो लोहा है और अब उसका भी कीचड़ी बन गया और वो खत्म हो गया। सोना नहीं गलता, वो ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, मेरा प्रयास होगा, मेरे ऊपर कितना संकट और आना है, कितना और मुझे घूमना पड़ेगा, कितना और पैदल चलना पड़ेगा, कितने दिन और भूखा मरना पड़ेगा, ये मेरे नसीब की बात है। लेकिन एक दिन आएगी तो सच्चाई ही ऊपर। मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले का, नियर अबाउट महीना भी नहीं हुआ अभी, 27 फरवरी की बात कर रहा हूं मैंने प्लानिंग की, घर पे काफी बोर हो चुके हो और कुछ दिन बाहर घूम के आए, प्लानिंग की। तो मालिक ने ऐसी परीक्षा ली डियर फ्रेंड्स। एक ग्वालियर में मेरा फ्रेंड है आजाद अली, उसने कहा आप चल पड़ो घर से, मैं चल पड़ा। तो हुआ क्या कि उनका जो फोन पे था, क्योंकि किराया तो उन्होंने डालना था, मेरे पास तो कुछ था नहीं, वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक। मैं स्टेशन के ऊपर पहुंच गया, हिसार। मैंने पोस्ट भी डाली थी, हिसार भी मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच चुका हूं। तो डियर फ्रेंड्स, उनका ब्लॉक हो गया। मैंने कहा यार कहीं पे जाके डलवा दे। बोले भाई हालात मेरी भी खस्ता हो रही है, मैं कल डाल दूंगा, एक दिन आप यहीं पे काटो, कल जो ही चलेगा मैं डाल दूंगा पैसे। मैंने कहा ठीक है। तो उस रात को डियर फ्रेंड्स मैंने इतनी शिक्षा मिली, मेरे जो नियर एंड डियर बोलते हैं जिन्हें, हर जगह फोन लगा लगा के देखे। 90 रुपए में रोटी खिला रहे थे। तो एक भाई ने 75 रुपए डाले, फिर 15 की फिर कमी रहेगी। मैंने होटल वालों से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आप 4 रोटी देते, सब्जी देते, मेरे को 2 रोटी दे दो, मैं 75 रुपए डाल दूंगा। मना कर दिया, मां सलाद ना दियो, 75 रुपए है मेरे अकाउंट में, 75 रुपए डालता हूं, आप बस मेरे को रोटी खिला दो।
2 रोटी। बोले हमें रेट कौन बिगाड़ा, मैं ठीक है। फिर एक यार दोस्त रतिया साइड से था, उन्होंने 20 रुपए डाले, 95 रुपए हो गए। और मेरी ये बातें कोई अननोन व्यक्ति सुन रहा था। तो मैंने कहा फोन पे का भरोसा भी क्या है, मैंने कहा पहले मैं 90 रुपए डाल दूं तब बैठूंगा मैं यहाँ पे, कहीं ऐसा न हो कि फोन पे जवाब दे दे आप ये कहो भाई अब बर्तन मांज दूं, यहाँ पे बर्तन को नहीं मांजे जाओ, मैं पहले आप चेक कर लूं। और वैसे समय के मेरा बर्तन भी मंजवा दे भाई, लेकिन खाता में थे तो मैंने कहा कि मैं पहले पैसे डाल के देखता हूं। पैसे उसके 90 रुपए डाल दिए मैंने, और मैं रोटी खाने बैठ गया। जो ही मैंने रोटी खाई तो एक व्यक्ति आता, विकास नाम का लड़का आता मेरे पास। बोला कौन से गांव से, मैंने कहा खोखा से। बोला सोएगा कहाँ, माँ इतने पार्क हैं, ये इतनी गवर्नमेंट ने सीटें बना रखी हैं, पत्थर की भी है लोहे की भी है, किसी पे भी सो जाऊंगा। इसने कहा ना यार ये तो चल, बोला मैं सोने का ठिकाना दे दूंगा भी। मैंने कहा फोन चार्ज लगाने का है, उन्होंने कहा फोन तो चार्ज को नहीं होगा। मैं फिर तो भाई दिक्कत होगी, क्योंकि फोन के बगैर काम नहीं चल रहा है। बोला देख ले। फिर मैंने सोचा भाई रात काटनी है, 2-3 घंटे आराम करके फिर देख लेंगे, फोन चार्ज बाद में कर लेंगे। तो वो डियर फ्रेंड्स मेरे को ले गया वहां पे। अभी ये जो इलेक्शन हुए ना इनके ये शहरों में, रंगा साहब राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वो मेरे को ले गए वहां पे, वो हिसार में शायद 2 मार्च का इलेक्शन था। ये मेयर मायर चुना कर ये इलेक्शन थे। तो उनका दफ्तर वो कांग्रेस पार्टी वाला का था। वो 3 कमरे थे, वो 3 कमरे लोग थे, आगे एक बरामदा था, बरामदा खुला था, उसमें चादर बिछी हुई थी। बोला मैं गद्दा ले आऊंगा, आप गद्दा पे सो जाना। हमने सोचा ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स उसका एकदम से उसने कहा ना यार आपने वो खतरा है। मैंने कहा मैंने की खतरा है, मतलब खतरा है आपने, और खतरा मैंने भी है। और इतनी ही देर में डियर फ्रेंड्स पता नहीं क्या होता है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं अनतोली मिट्टी के नीचे बैठ के बोल रहा हूं कि वो जो तीनों जो दरवाजे थे, वो जो लॉक थे, वो इतनी गड़गड़ की आवाज करने लगे। बोले भाई आपके अंदर कोई और ताकत है, मैं कौन रखूं। उसने 90 रुपए दे दिए। बोला सुबह उठता है रोटी खा ली। मैंने 90 रुपए डाल लिए। हालांकि देखो उसने मेरी हेल्प करी, अननोन व्यक्ति था, उसने मेरी हेल्प करी, आजीवन में उसे याद रखूंगा। मैं वहां से चला गया, एक पार्क में लेट जाता हूं, और मेरे पास डियर फ्रेंड्स बैग भी नहीं, मैं आपको बताऊं। मैं मेरे कपड़े जो कट्टे होते हैं ना जिसमें हम खाद बीज लेके आते हैं, वो कट्टा रखता हूं मैं। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा मेरे कपड़े, यहाँ से लग जाएगा कैमरा, वो रखा मेज के ऊपर, यू में सी, उसमें मेरे ड्रेसेस है। अपने पास कोई बैग कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधे साधे आदमी है। तो कुछ देर में वहां पार्क में बैठा, फिर मैंने सोचा रेलवे स्टेशन पर ही चलते। तो मैंने वो जो कट्टा था वो लटका लिया, कुत्ते भी भौंकने लगे। फिर मैं मेन रोड पे आया तो एक कार वाले ने ब्रेक लगाया और मेरे को कहा बस स्टैंड। अब मैंने सोचा पूछ रहा होगा और आपके लिए कौन कार रोकेगा। मैंने कहा हाँ जी आगे सीधा सीधा जाओ। बोला नहीं आप बस स्टैंड पे जा रहे हो क्या। मैंने कहा नहीं मैं तो रेलवे स्टेशन पे जाऊंगा। बोला बैठ कार में। उसने मेरे को कार में बैठाया और रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। मैंने कहा और बता भी कुछ खाने पीने के लिए। मैंने कहा रोटी खा ली। बोला और कहाँ जाओगे। मैंने कहा दिल्ली जाऊंगा मैं पहले। ना कोई दिक्कत, माना कोई दिक्कत नहीं, रोटी पानी।
मैंने कहा आप खा ली। बोला सुबह, माँ सुबह के मेरे पास पैसे। एक भाई ने 90 रुपए मेरे को दिए। बोला और ले ले। मैंने कहा नहीं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, पता नहीं मालिक ने कैसा दिमाग बना रखा है कि जरूरत से ज्यादा चीजें रखी ही नहीं जाती। नहीं, मैं उसे 1500 रुपये वो मेरे को दे भी देता, बट ऐसा दिमाग का विकास ही नहीं हुआ। कल की कल देखेंगे बस। तो मैंने देखा कि यार दुनिया में जो लोग जानकार हैं वो तेरे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो जो जानकार ही नहीं है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई ताकत तो है जो इस पूरे संसार को चला रहा है। नहीं, मेरी तो हालात जो ये कबाड़ चुकते हैं उनके जैसी थी। कौन कार में बैठाएगा? कार भी महंगी थी, कौन बैठाएगा? मैंने कहा यार संसार में है तो सब कुछ। मैंने हर मेरे जानकार के पास कॉल की, यार मैंने आज की रात रहने का ठिकाना दो, यार मैं बाहर हूं, गेस्ट आया हुआ है, ये आया हुआ है। मैंने ये चीजें देखी और मैं अगले दिन मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा चल घर वापिस चल, जो आपका घर है वहीं चल। और मैं वापिस घर आया तो घर वाले कहने लगे जाया घूमे आया। मैंने कहा मैं कौन जानू, क्योंकि मैं मेरे घर पे 100 शेर का हूं, और जिस दिन जाऊंगा उस दिन जाऊंगा। बट ये मेरा कोई मूड नहीं बाहर जाने का। जाऊं तो मैं बाहर, लेकिन जाऊंगा जिस समय मेरा मूड होगा। तो साथियों, इन हालातों से मेरी जिंदगी गुजर रही है। अब केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, 3 झूठे मुकदमे लगे हुए हैं। 2 पहले भुगते, एक ग्वालियर, एक रोहतक डिस्ट्रिक्ट में महम वाला 7.5 साल भुगता। अब 3 और तैयार हो रही है। इनकम सोर्स है नहीं। कोर्ट में पैदल जाना पड़ता 27 किलोमीटर, फिर 27 किलोमीटर पैदल आओ। तो ये एक स्ट्रगल है लाइफ का, लेकिन मैं करूंगा जब तक सांस चल रही है। संघर्ष करते रहेंगे। और संघर्ष, मैं ये बातें आपके साथ भी इसलिए साझा कर रहा हूं कि जो मुसीबतें आती हैं हमारे जीवन में, जो कठिनाई आती हैं, ये कठिनाई नहीं है, ये हमारी परीक्षा है कि हम इस परीक्षा को देते हैं या इस को छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं कम से कम इतना होने के बावजूद भी हर दिन मैं लाइव आकर आप लोगों से मिलता हूं, बोलता हूं, और जितनी मेरे से स्टडी होती है मैं वो स्टडी भी करता हूं। जितनी होती है, और जितनी होने का मतलब कि 10-12 घंटे तो मैं पढ़ता हूं डेली। तो वे साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर कोई साथी ये मानता है कि भी ये वाक्य में ही परेशान है, तो क्योंकि
जिस समय इंसान के अच्छे दिन होते हैं उस समय सारे साथ होते हैं, रिश्तेदार भी, भाई बंधु, परिवार, गांव राम, सब कुछ साथ होता है। लेकिन जब एक वो स्टेज आती है कि आदमी गिर जाता है, फिर उसे उठाने कोई आता है, बस जो उसे समझ जाता है कि हाँ इसे उठाए और अब ये आगे जब चलेगा तो ये कुछ करेगा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की सपोर्ट करनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें। और जो मेरा केस है डियर फ्रेंड्स, उसमें मेरी आर्थिक हेल्प जरूर करें। हालांकि जो एडवोकेट साहब हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोर्टों में वैसे ही बहुत खर्चे होते हैं। केस टाइप करवाना, कभी टिकट लेके आना, 15-15 रुपए की तो डियर फ्रेंड चाय पिलाते हैं। फिर आगे शायद इतना भी वो हो जाए, क्योंकि खतरा जितना ये आगे मामला बढ़ेगा उतना डेंजर भी बढ़ता जाएगा, खतरा भी उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग खत्म करने की चेष्टा करेंगे, सबूतों के मिटाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए भी मुझे आपकी जरूरत है। आप आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर कर दें। ये इसमें तो आपका कोई पैसा नहीं लगता मेरे हिसाब से, तो कि कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो वीडियो पहुंचेगी। आप नहीं कर सकते तो कम से कम वहां तक ये पहुंच जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और जो सरकार है, एक दिन ये वीडियो मतलब इतनी चलनी है कि पूरी पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज गूंजेगी, विधानसभा की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, मैंने जिंदगी में संघर्ष कर रखा है। तो साथियों, फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। और मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो साथियों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अब तो फोन की बैटरी है नहीं, तो कल दिन में आप मैसेज कर देना, मैं सुबह उठते ही नंबर आपका फीड करूंगा और आपसे मैं बात करूंगा। और वीडियो को आप शेयर करें, जितनी आप मदद कर सकते हैं। आपको ये लगता है, अगर आपकी आत्मा मानती है, भी आत्मा मानती तो आप वो काम करें। अगर आपकी आत्मा नहीं मानती, अगर आपको खुशी हो रही है, हाँ ठीक है भाई ये परेशान है, तो कोई बात नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।